स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी। आज आपके साथ अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर में और लेके आई हूं एक नई वीडियो जो है आपके रिलेटेड RTE से रिलेटेड, यानी राइट टू एजुकेशन। किससे रिलेटेड स्टूडेंट? राइट टू एजुकेशन। स्टूडेंट, अभी जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, KVS का हुआ था और भी हमारे बहुत सारे जनरल एग्जाम्स हुए हैं टीचिंग के, जिसमें स्टूडेंट हमारे जो ये है राइट टू एजुकेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ओके, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत शॉर्ट वीडियो जिसमें लगभग सारी चीजें इसकी कवर हो जाएंगी। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर इसकी बात की जाती है कि ये लॉ पारित कब हुआ था, तो ये जो नियम था हमारा पारित हुआ था 26 अगस्त 2009 को। तो डियर स्टूडेंट्स, कब ये लॉ हमारा पारित हुआ था? तो ये लॉ हमारा पारित हुआ था 26 अगस्त 2009 को। अगर स्टूडेंट पूछा जाए कि ये लॉ जो है जो पारित हुआ था तो किसके सिग्नेचर हुए थे इस पे, तो स्टूडेंट्स तब हमारी जो राष्ट्रपति थी वो थी हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल। ओके, तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी के हस्ताक्षर के साथ इसे जो था पारित किया गया था। और स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ओके स्टूडेंट, कब इसे लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010। लेकिन स्टूडेंट, ये जो लागू किया गया था जम्मू कश्मीर JNK यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय सभी जगह सभी राज्यों में यह लॉ पारित कर दिया गया था। उसके साथ स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगी कि जब इस लॉ को पारित किया गया था तो उस टाइम भारत जो है 135वां देश बन गया था इस नियम को पारित करने वाला। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं इस लॉ में नियम की धाराओं की, तो स्टूडेंट इसमें जो धाराएं हैं वो 38 धाराएं हैं और जो अध्याय हैं वो आपके हैं 7 अध्याय, 7 चैप्टर्स इसमें हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम धाराओं का, जो हमारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इस RTE एक्ट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इस RTE एक्ट की नीड ही क्यों है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 86वां संशोधन हुआ था तो उसमें आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। और आर्टिकल 21A क्या था कि 6 से 14 साल तक के जितने बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी थी। अब देखिए, सिर्फ कह देने से या पारित हो जाने से या लागू कर देने से या अनुच्छेद जोड़ देने से ऐसा तो नहीं होता कि सब कुछ हो गया स्टूडेंट्स, नहीं होता ना। तो उसके लिए नियम थी उसके लिए जरूरत थी एक ऐसे नियम को लाने की जिसके थ्रू हम इस उद्देश्य को कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को हम प्रोवाइड करा सके। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये लॉ कौन सा आया था, यानी 86वां संशोधन किया गया इस 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए हमें जरूरत पड़ी एक नियम की। इसीलिए तब क्या आया स्टूडेंट्स, RTE आया, राइट टू एजुकेशन आया। ओके जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले धारा 1 की। धारा 1 हमारी क्या थी स्टूडेंट? ओके, तो देखिए हम देख सकते हैं कि धारा 1 में क्या कहा गया था। देखिए, जब सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ। सबसे पहले आप जब किसी से मिलते हैं तो क्या पूछता है? आपका नाम पूछता है। क्या पूछता है स्टूडेंट? नाम। तो ऐसे ही धारा 1 हमारी संबंधित है उसके नेम से। नेम क्या है? जैसे नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो बच्चे को शिक्षा दी जाएगी वो बिल्कुल निःशुल्क होगी धारा 1 के अकॉर्डिंग, और बच्चा अपने आसपास 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा अपने पड़ोस के किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो धारा 1 संबंधित है अपने नाम से। अब बात आती है स्टूडेंट धारा 2 की। अब धारा 2 संबंधित है वर्ग कौन, यानी कौन सा वर्ग ऐसा है जो स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो देखिए उसके लिए स्टूडेंट किसकी बात की गई है? वंचित वर्ग। वंचित वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, क्या होगा, उसका जो बताया गया है वो बताया गया है धारा 2 में। अब स्टूडेंट धारा 3 यानी किसको, उसमें धारा 2 में क्या था? कौन। धारा 2 में क्या था स्टूडेंट? कौन। और यहाँ क्या है? किसको। किसको से मतलब किसके लिए, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान क्या कहता है? धारा 3। अब स्टूडेंट धारा 4 एक इसके लिए नियम समझिए। धारा 4
नो विचार, नो विचार यानी कोई विचार नहीं। विचार कैसे स्टूडेंट? धारा 4 क्या कहता है? किसी भी आयु के अकॉर्डिंग, जो बच्चा जिस आयु के अकॉर्डिंग जिस कक्षा में आना चाहिए था, आपको प्रवेश देना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा हमारा ड्रॉप आउट हो गया है और वो बच्चा हमारा 11 वर्ष का है, तो उसे हमें 11 वर्ष के अकॉर्डिंग ही उसी कक्षा में प्रवेश देना होगा जिस कक्षा के लायक वो बच्चा है। मीन्स आयु के अकॉर्डिंग उसी कक्षा में उसे प्रवेश देना होगा। तो यानी धारा 4 नो विचार, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 यानी नो पंगा, पंगा नहीं। अब पंगा नहीं से क्या मतलब है कि स्टूडेंट अगर कोई पेरेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे अपने बच्चे की टीसी चाहिए, तो आप टीचर को वहाँ पंगा नहीं कर देना है, तुरंत इमीडिएट उसे क्या प्रोवाइड करा देना है, वहां पर उसकी टीसी को दे देना है। ये कहती है हमारी धारा 5। अगर हम बात करते हैं धारा 6, तो स्टूडेंट्स धारा 6 हमारी संबंधित है दूरी से। दूरी यानी डिस्टेंस से संबंधित है। अब डिस्टेंस से क्या संबंधित है कि अगर हमारा बच्चा 1st to 5th क्लास का बच्चा है, तो वो 1 किलोमीटर के अंदर जो भी स्कूल होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में उसके घर से जो भी विद्यालय होगा वह उसमें प्रवेश ले सकता है। ओके, लेकिन अगर हमारा 6th क्लास से और 8th क्लास तक का बच्चा है, तो वो क्योंकि बच्चा हो जाता है उस टाइम बड़ा, तो वो 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी विद्यालय होगा उसमें वह प्रवेश ले सकता है। ओके, अब 3 किलोमीटर से क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि चाहे वहां पर प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, यानी गवर्नमेंट में तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा है ना, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी वह बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो धारा 6 दूरी। धारा 7, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी? धारा 7 की। तो स्टूडेंट धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 कहती है साथ साथ। क्या कहती है धारा 7? साथ साथ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ये निःशुल्क शिक्षा दे रही है वंचित वर्ग को, उसका खर्चा कौन वहन करेगा? तो 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में रेशो थोड़ा अलग है। वहां पर जो सेंट्रल है और जो स्टेट है, सेंट्रल का 90% और स्टेट का 10%, यानी राज्य सरकार वहां 10% खर्चा वहन करेगी और केंद्र सरकार वहां 90% खर्चा वहन करेगी। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं धारा 8। तो देखिए धारा 8 हमारी क्या कहती है? धारा 8 हमारी बताती है सरकार के कर्तव्यों को, यानी हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटीज के बारे में हमें बताती है कि शिक्षा के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज है, उनका वर्णन कहाँ किया गया है? धारा 8 में। आइए चलते हैं अब धारा 9 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी धारा 9 है, धारा 9 हमारी क्या कहती है? धारा 9 हमारी बताती है यहाँ लोकल ऑथोरिटीज, लोकल जो ऑथोरिटीज है, जो अधिकारी हैं, उनकी क्या ड्यूटीज है उनके विषय में बताती है। धारा 8 बताती है सरकार के कर्तव्य, धारा 9 बताती है लोकल ऑथोरिटीज के कर्तव्य। ओके, अब चलते हैं हम धारा 10 की तरफ। स्टूडेंट धारा 10 हमारी बताती है बस। अब बहुत हुआ, अब आ गए हैं मैदान में कौन? पेरेंट्स। धारा 10 यानी बस, यानी अब पेरेंट्स के कर्तव्यों की बात कौन सी धारा करती है? हमारी धारा 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। हमारी नेक्स्ट धारा है धारा 12। धारा कौन सी है स्टूडेंट? धारा 12। धारा 12 का क्या मतलब है? धारा 12 का मतलब है रिजर्वेशन 25% का। अभी मैंने आपको बताया था कि आप प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो यानी उन वंचित वर्ग के लिए हमारा जो रिजर्वेशन रखा गया है
वो स्टूडेंट किस में रखा गया है, धारा उसका वर्णन किस में है, धारा 12 में है। यानी 25% रिजर्वेशन, 25% रिजर्वेशन जो है वो किसी भी स्कूल में किया गया है वंचित वर्ग के लिए। उससे वहां कोई भी फीस की डिमांड नहीं करेगा। फीस के बल पे या उसकी सोशल या इकोनॉमिक स्थिति के बेस पे, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बेस पे बच्चे को एडमिशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। इस सभी का वर्णन किसमें है स्टूडेंट्स, धारा 12 में है। अब हम चलते हैं अपनी धारा 13 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, धारा 13 इसे याद करने का एक बताती हूँ। 13 पैसा नहीं, क्या स्टूडेंट्स, 13 पैसा नहीं और 13 टेस्ट भी नहीं, पैसा भी नहीं और टेस्ट भी नहीं। देखिए कितने अच्छी इस धारा में बात कही गई है, क्योंकि पता था कि जब वंचित वर्ग को शिक्षा दे रहे हैं तो स्कूल क्या कहेंगे कि पैसा लाओ। अब वहाँ स्कूल को क्या है, ना तो वो फीस ले सकते हैं बच्चों से जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, और ना ही उनसे क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, और ना ही वहाँ ये कह सकते हैं कि भाई एंट्रेंस एग्जाम में तुम फेल हो गए, तुमने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसमें आप फेल हो गए, तो ना वहाँ एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे बच्चे का एडमिशन नहीं लिया। तो ये हमारी क्या कहती है, धारा 13। अब हम बात करते हैं हमारी अगली धारा की। अगली धारा हमारी कौन सी है स्टूडेंट, अगली धारा है हमारी धारा 15। धारा 15 स्टूडेंट क्या कहती है, मिड सेशन। धारा 15, देखो 15 को एक ऐसे ट्रिक से याद रखो, 30 का आधा 15, तो यानी धारा 15 हमारी क्या कहती है, धारा 15 कहती है कि मिड सेशन में आप किसी के एडमिशन को रोक नहीं सकते। यदि कोई बच्चा मिड सेशन में एडमिशन लेने आता है तो आप वहां दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या वर्णन किया है धारा 14 में, नो एज प्रूफ, ना तो किसी एज प्रूफ की जरूरत है, ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन आपका कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं धारा 16। धारा 16 यानी नो डिटेंशन, आपको कोई स्कूल से बाहर नहीं कर सकता, आपको कोई क्या नहीं कर सकता है, फेल नहीं कर सकता है कि आपसे वसूली के नाम पे फेल कर दिया। लेकिन स्टूडेंट इसका बहुत गलत उपयोग होने लगा था, तो 2019 के बाद से अब ऐसा नहीं है कि हम किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दुरुपयोग होने लगा था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं धारा 17 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी धारा 17 क्या कहती है, धारा 17 कहती है 17 को आप कैसे याद कर सकते हैं, 17 मतलब खतरा। अब वो खतरा किसे होगा, वो खतरा है टीचर्स को। अब स्टूडेंट्स, वो टीचर्स को खतरा कैसे है कि हम किसी भी बच्चे को फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, है ना, या मेंटली यानी मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप शारीरिक और मानसिक दंड दोनों पर प्रावधान है, नहीं तो आ जाएगा टीचर के ऊपर खतरा। अब हम बात करते हैं धारा 18 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, धारा 18 क्या कहती है, 18 कहती है कि अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के मिल गया, बिना एफिलिएशन के मिल गया, तो उसकी खैर नहीं, सरकार उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो धारा 18 क्या कहती है कि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के चलता हुआ ना दिख जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी कौन सी धारा है, धारा 21, जो बहुत इंपॉर्टेंट, धारा 21 रिलेटेड टू एसएमसी। अब एसएमसी क्या होता है बच्चों, एसएमसी होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। तो देखिए स्कूल को स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण करना होगा, जिसकी बैठक, जिसकी जो मीटिंग होगी वो हर महीने, ईच मंथ उसकी मीटिंग होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब उसमें जो हमारे सदस्य होंगे, उन सदस्यों में एक तो होगा हमारा हेड मास्टर।
क्या होगा हमारा, एक होगा हमारा हेड मास्टर और स्टूडेंट साथ ही साथ दूसरा होगा एक हमारा उसका हेड मेंबर, है ना, सबसे उच्च सदस्य, ओके। और थर्ड हमारा उसमें होगा एक टीचर, ओके। और स्टूडेंट साथ ही साथ उसमें हमारे 2 एमएलए के थ्रू मेंबर जो भेजे जाएंगे, जो एमएलए के थ्रू सिलेक्ट होंगे वो 2 मेंबर भी उसमें रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो 75% होगा ना कमेटी का, यानी 3/4 जो होगा वो होंगे उसके पेरेंट्स, मतलब बच्चों के पेरेंट्स इस कमेटी के मेंबर होंगे, है ना स्टूडेंट्स। अब पेरेंट्स उस कमेटी के मेंबर कैसे होंगे, देखिए पेरेंट्स में भी क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स होंगे यानी जो हमारे अभिभावक होंगे उसमें भी हमारी 50% वुमेन होंगी, महिलाएं होंगी, और 50% ही उसमें क्या होंगे, हमारे पुरुष शामिल होंगे, है ना। शेष उसमें जितना भी बचेगा हमारा, मतलब 3/4 का अगर हम 50% करें तो मैंने उस रेशो से बताया है, यानी 75% का जितना भी बचेगा उसमें शेष क्या होंगे, वो पुरुष वर्ग को शामिल किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए अब हम बात करते हैं धारा 22। धारा 22 जो होगी हमारी, वो हमारे इसकी, वो धारा 23 हमारी होगी टीचर की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, यानी शिक्षक की योग्यता से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब शिक्षक की योग्यता यानी जो टीचर हो वो टेट क्वालिफाइड भी हो, जो टीचर हो वो हमारा CTET भी क्वालिफाइड, मतलब जो भी एक टीचर की, एक शिक्षक की योग्यता है उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल उसमें पारंगत होना चाहिए, तभी वह शिक्षक के पद पर तैनात हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं धारा 24 की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, धारा 24 की। अब देखिए धारा 24 में क्या कहा गया था बच्चों, धारा 24 में कहा गया था कि टीचर और स्टूडेंट के रेशो की बात की गई थी। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, अब है स्टूडेंट हमारी धारा 24। अब धारा 24 में जो है वो टीचर्स की ड्यूटीज का वर्णन किया गया है। किसकी, टीचर्स की जो जो हमारी ड्यूटीज होती हैं उनका वर्णन धारा 24 में किया गया है। ओके स्टूडेंट, धारा 25 ये हमारी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट धारा है स्टूडेंट, बहुत ही, जिससे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, धारा 25। धारा 25 रिलेटेड है हमारे स्टूडेंट और टीचर्स के रेशो से, यानी टीचर और स्टूडेंट के रेशो से संबंधित है क्या हमारी धारा 25। अब देखिए 30 बच्चे हैं तो उन 30 बच्चों पे एक टीचर तैनात होना चाहिए। ये है हमारे प्राइमरी लेवल की बात। देखिए स्टूडेंट, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जूनियर लेवल की 6 to 8 की, तो वहां पर क्या है कि 35 यानी 35 स्टूडेंट पे कितने टीचर होने चाहिए, वहां एक टीचर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं जूनियर क्लासेस की तो वहां पर 35 यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक चाहिए। कितना शिक्षक चाहिए, एक शिक्षक चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगर यहाँ बच्चे हमारे 31 से और 60 तक हो जाते हैं तो यहाँ कितने टीचर चाहिए होंगे, 2 टीचर चाहिए होंगे। अगर मान लीजिए हमारा बच्चा 150 प्लस है यानी 150 से ऊपर बच्चे हैं तो हमारा यहाँ जो रेशो हो जाएगा स्टूडेंट, वो हमारा कितना हो जाएगा, 5+2, यानी उसमें प्रिंसिपल भी ऐड हो जाएंगे। 5+2 टीचर्स वहां पर चाहिए। इसमें एक पद जो होगा वो प्रिंसिपल का भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ जो टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं ना, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी में तो जो हमारे टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, तो स्टूडेंट वो हमारे 800 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 800 घंटे होते हैं पूरे वर्ष में। ओके, अगर हम डेज की बात करते हैं तो यहाँ वर्किंग डेज होते हैं 200। कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 200। लेकिन अगर हम जूनियर लेवल की बात करते हैं तो यहाँ जो टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं वो हो जाते हैं हमारे 1000। ओके, और जो हमारे टोटल वर्किंग डेज होते हैं वो हो जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे 220। किसमें, जूनियर लेवल में। तो धारा 25 में हमारे क्या बताया गया, फिर से आइए रिपीट करते हैं
टीचर स्टूडेंट रेशियो को बताया गया है, कितने घंटे प्राइमरी में पढ़ाया जाना आवश्यक है, वो हमारा 800 घंटे और 200 दिन, और जूनियर में वो हमारे 1000 घंटे और 220 दिन। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्टूडेंट क्या है, धारा 27। देखिए धारा 27 में ये बताया गया है कि एक शिक्षक को किन किन ड्यूटीज में इंडल्ज किया जा सकता है। तो केवल शिक्षक जो है एक तो जाएगा जनगणना की ड्यूटी में, मतलब जनगणना पर उसे तैनात किया जाएगा। दूसरा चुनाव यानी इलेक्शन में वो जा सकता है। और थर्ड जो हमारा टीचर जाता है वो जाता है राहत कार्य में। यदि कहीं बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, तो वहां पर राहत कार्य, तो इन 3 कार्यों के अलावा शिक्षक की कहीं भी कोई एक्स्ट्रा तैनाती नहीं की जाएगी। ओके, अगर हम बात करते हैं धारा 28 की, तो डियर स्टूडेंट्स धारा 28 में हमारा क्या बताया गया है, धारा 28 में हमारा बताया गया नो प्राइवेट ट्यूशन। एक टीचर जो है वो कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता है, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं जो हमारी लास्ट धारा है, धारा 31 की, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या किया गया है, जितने भी हमारे बाल अधिकार हैं, बाल अधिकार से क्या मतलब है, जितने भी एक बच्चे के राइट होते हैं, चिल्ड्रन राइट, बाल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने कुछ ट्रिक से बताई, तो उन्हें आपको ध्यान रखना है। वीडियो को जब आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये खुद से याद हो जाएंगे, और कुछ ट्रिक्स भी हमने इसमें बताई हैं जिनका यूज आप अपनी लर्निंग में कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी KVS के जो एग्जाम हुआ था, DSSB का लास्ट ईयर होता, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन RT से पूछे गए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो रिसेंट अभी CTET का एग्जाम दे के आए हैं, और स्टूडेंट उस CTET के एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में, ईच एंड एवरी शिफ्ट ऑफ द डे RTE से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारी एक वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो थी, नहीं तो RTE बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं अब तक, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जल्दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए। ओके, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।